हम आज की इस वीडियो में अतिपरवलय, जिसे हम इंग्लिश में हाइपरबोला कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और शंकु परिच्छेद हमने जितने भी देखे हैं उन सब में लोगों को सबसे ज्यादा उलझन में डालने वाला यह अतिपरवलय यानी हाइपरबोला ही लगता है। इसका कारण यह है कि इसे बनाना व्रत एवं दीर्घव्रत को बनाने जितना सरल नहीं होता है और इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा बीजगणित का उपयोग करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह लगने लगे कि अतिपरवलय यानी कि जो हाइपरबोला है वह पढ़ने में बहुत ही मजेदार विषय है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अन्य शंकु परिच्छेद है उनसे हम समानताएं देख लेते हैं अतिपरवलय की कि किस प्रकार से यह समान आ रहा है उनके। तो एक व्रत के लिए जो मानक समीकरण है, एक ऐसा व्रत जिसका जो केंद्र है वह मूल बिंदु यानी 0,0 हो और उसकी त्रिज्या r इकाई हो, तो उस व्रत का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अब इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, हम इसे मानक जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वैसे भी लिख सकते हैं। यदि हम आर स्क्वायर से भाग कर लें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर और बराबर में कितना मिल जाएगा, 1। तो ऐसा हमने क्यों किया है कि हम इसे दीर्घवृत्त के रूप में भी देख लें कि दीर्घवृत्त की ही एक विशेष स्थिति क्या है, व्रत है। व्रत के लिए क्या होता है, व्रत का प्रत्येक बिंदु व्रत के केंद्र से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित होता है। तो यह हमारा व्रत यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सर्किल कहते हैं वह आ गया है। और इसे यदि हम दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स के संदर्भ में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ अक्ष है और जो माइनर एक्सिस यानी कि जो लघु अक्ष है वह समान ही यानी एक समान है, उनके मध्य कोई भी फर्क नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु जो है वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित है यानी कि समदूरस्थ है। और यदि हम बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स की, तो उसमें क्या होगा, ये जो बट्टा में पद लिखे हुए हैं ये भिन्न हो जाएंगे क्योंकि जो केंद्र से दूरी है वह परिवर्तित हो रही है। तो यदि हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर और बराबर में 1, यह एक दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स का समीकरण आ गया है। और यहां पर हम एक बार के लिए परवलय यानी कि जो पैराबोला है उसकी बात को नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं और वह बहुत ही रुचिकर विषय है जिसे हम भविष्य में और जानेंगे। यहां पर हम देख पाएंगे कि जो अतिपरवलय यानी हाइपरबोला का समीकरण है वह दीर्घवृत्त के समीकरण से बहुत समानता रखता है। और हम अतिपरवलय के समीकरण को दो तरीकों से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहां पर एक बार तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और जिस प्रकार दीर्घवृत्त के समीकरण में यहां पर प्लस है तो अतिपरवलय के समीकरण में माइनस आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर में 1। तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं इस अतिपरवलय के समीकरण को, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वाई स्क्वायर के आगे माइनस है, हम एक्स स्क्वायर के आगे भी माइनस लगा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 1। तो इन दो तरीकों से हम इस अतिपरवलय को लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों अतिपरवलय हैं इनको हम किस प्रकार आलेखित कर सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में इस अतिपरवलय से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्र दिए हुए होते हैं। मुझे वे सूत्र बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका एक कारण तो यह है कि मुझे वे सूत्र याद नहीं रहते हैं और आप भी ये देखेंगे कि परीक्षा के पश्चात आप भी उन सूत्रों को भूल जाएंगे। आप केवल इस वजह से उन सूत्रों को याद कर सकते हैं कि हो सकता है आप परीक्षा में उन सूत्रों की सहायता से जो सवाल है वे थोड़े तेजी से कर लें, किंतु परीक्षा के बाद तो आप उन्हें भूल ही जाएंगे। और दूसरा कारण यह भी है उसका कि आप उन सूत्रों की वजह से उलझन में पड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि कई बार उन पुस्तकों में ये जो ए है ये x के बट्टा में इसका प्रयोग किया हुआ होता है और ये जो b है y के बट्टा में इसका प्रयोग किया हुआ होता है। और कई बार वे ऐसा कर देते हैं कि इस a का प्रयोग धनात्मक पद के बट्टा में कर देते हैं और b का प्रयोग ऋणात्मक पद के बट्टा में कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने ये याद कर लिया कि जो अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट की प्रवणता यानी स्लोप का मान b बट्टा a है, तो हो सकता है आपने जो a और b के मान रख दिए हैं वे गलत हों। तो इस प्रकार आप असमंजस में पड़ सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप एक बार इसे वापस से सिद्ध करके देख लें और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, हम अभी यही करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम इस अतिपरवलय की बात करें तो जब भी मैं इस प्रकार का अतिपरवलय का समीकरण देखता हूं
तो मैं यह सोचता हूं कि क्यों ना इसे y के लिए हल कर लिया जाए। तो y के लिए इसे किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले हमें यहां पर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर दिख रहा है, तो हम दोनों पक्षों में से एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर घटा देते हैं। तो यहां पे क्या बच जाएगा? माइनस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, और यह बराबर आ जाएगा 1, और यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यहां से बी स्क्वायर हट जाए और ये माइनस का चिन्ह भी हट जाए, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं? माइनस के बी स्क्वायर से गुणा कर देता हूं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये माइनस भी हट जाएगा और बी स्क्वायर भी हट जाएगा, तो केवल वाई स्क्वायर बच गया। और यह किसके बराबर आएगा? माइनस बी स्क्वायर जब 1 से गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर ही आएगा, और माइनस बी स्क्वायर जब इस पद से गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो प्लस का पद बनेगा, और बी स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर। तो अब देखिए, ये तो वाई स्क्वायर का मान है। अब यदि हम वाई का मान निकालते हैं तो यहां पर प्लस माइनस, यानी ये वाला चिन्ह आएगा प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का मान भी दे सकता है और माइनस का मान भी दे सकता है, और वर्गमूल आएगा किसका? अब मैं क्या करता हूं, जो ये धनात्मक पद है इसको पहले लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अब आप यह सोचेंगे कि अभी तो मैं आपको कह रहा था कि आपको सूत्र याद नहीं करने हैं और हम इसे आसानी से सिद्ध करके दिखा सकते हैं, किंतु अब हमें इस प्रकार के जटिल पद दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से हम जो अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट है उसको ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि इसे हम देखना चाहें अतिपरवलय बनाकर, तो यहां पर मान लीजिए इस प्रकार का हम एक अतिपरवलय बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रकार से आई रेखा, ये रेखा कुछ इस प्रकार से आ रही होगी, और यहां पर एक ऐसे, और एक रेखा कुछ इस प्रकार से आ रही होगी। तो अब अतिपरवलय दो प्रकार का हो सकता है, जिस प्रकार हमने दो समीकरण लिखे थे। तो एक अतिपरवलय तो इस प्रकार का हो सकता है जो कि बाईं एवं दाईं ओर से खुला हुआ हो, तो यह अतिपरवलय इस प्रकार का आएगा, और एक दूसरा अतिपरवलय ऊपर और नीचे से खुला हुआ हो सकता है, तो वह अतिपरवलय कुछ इस प्रकार का आ रहा होगा। और एक बार फिर से दोहरा दूं कि जैसे जैसे ये अतिपरवलय ऐसे आगे बढ़ेगा तो यह जो अनंत स्पर्शी के एकदम करीब आता जाएगा, और अनंत पर क्या होगा, जब x अनंत की ओर अग्रसित कर रहा होगा तब ये दोनों एक दूसरे के अनंत रूप से पास आ जाएंगे। तो अब यदि हमें पता करना है कि दोनों में से अनंत स्पर्शी कौन सी आई है, तो यदि हम इस पर विचार करें, x जब अनंत की ओर अग्रसित कर रहा होगा, तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए x जो है वह अग्रसित कर रहा है प्लस माइनस अनंत की ओर। अब यहां पर प्लस माइनस अनंत क्यों लिखा गया है? क्योंकि भले ही हम प्लस अनंत की बात करें या माइनस अनंत की बात करें, यहां पर तो एक्स स्क्वायर का पद है तो उसका वर्ग हो ही जाएगा। तो यदि x प्लस माइनस अनंत की ओर अग्रसित कर रहा है तो जो एक्स स्क्वायर है वह बहुत ही विशाल पद आएगा, और जब यह बहुत विशाल पद बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर से गुणा होगा तो यह पूरा भी बहुत विशाल पद बन जाएगा। अब यह इतना बड़ा पद है, इसमें से हम बी स्क्वायर घटा रहे हैं, तो जब इसमें से बी स्क्वायर घटेगा तो इसमें ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यदि हम y का लगभग मान कहें तो y का लगभग मान, यहां पर हम सन्निकटन कर रहे हैं यानी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, यह किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, क्योंकि एक बहुत विशाल पद में से हमने बी स्क्वायर घटाया है केवल, तो हमें यह मिल जाएगा सन्निकटन करके। तो अब इसका मान तो हम बता ही सकते हैं, प्लस माइनस कितना बन जाएगा? बी बट्टा ए एक्स, यानी जो y का मान है वह प्लस माइनस बी बट्टा ए गुणा में x, ये हमने सन्निकटन कर लिया। तो जो ये दोनों अनंत स्पर्शी हैं इनके समीकरण हमें मिल गए हैं। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए यह जो अनंत स्पर्शी है जो इस प्रकार से आ रही है, इसके लिए जो प्रवणता यानी कि ढाल है जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो मान लीजिए प्लस का b बट्टा में a है। तो जो दूसरी अनंत स्पर्शी आ रही होगी जो कि ये इस प्रकार से है, इसके लिए जो प्रवणता का मान है वह माइनस का b बट्टा ए हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए यदि b बट्टा ए प्लस का है तो दूसरे के लिए माइनस का b बट्टा ए हो जाएगा। और यदि हम यह कह रहे हैं कि इस अनंत स्पर्शी का समीकरण y बराबर प्लस का b बट्टा ए गुणा में x है, तो जो दूसरी अनंत स्पर्शी होगी उसका समीकरण क्या आ जाएगा? इसका समीकरण आ जाएगा y बराबर माइनस का b बट्टा ए गुणा में x। तो इस प्रकार दोनों अनंत स्पर्शियों का हमने समीकरण ज्ञात कर लिया है। अब यदि हमें यह पता लगाना है कि जो अतिपरवलय है वह दाईं तथा बाईं ओर खुल रहा है या ऊपर तथा नीचे की ओर खुल रहा है, तो इसे पता लगाने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका देखिए क्या कहता है। चूंकि यहां पर जब x अनंत की ओर अग्रसित कर रहा था तब हमने ये पूरा सन्निकटन किया, किंतु हम यह देख पा रहे हैं कि हम इस वाले पद में से एक धनात्मक संख्या b² एक धनात्मक संख्या ही होगी, इसको घटा रहे हैं। तो इसको हम घटा रहे हैं इस पद में से, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो मान है जो हमने सन्निकटन करके निकाला है इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि b² को यहां पर घटाया जा रहा है, फिर उसका वर्गमूल लिया जा रहा है, तो इसका मान थोड़ा सा कम आ रहा होगा। तो यदि मैं धनात्मक चतुर्थांश में देखता हूं, हो सकता है ऋणात्मक चतुर्थांश में देखने से हमें थोड़ी सी उलझन हो जाए, तो धनात्मक चतुर्थांश में हम देखें तो यह जो है अनंत स्पर्शी से थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, क्योंकि इसमें से b² घटकर उसके बाद इसका वर्गमूल लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह अतिपरवल है, कुछ ऐसा आ रहा होगा, अनंत स्पर्शी से थोड़ा सा नीचे और इस प्रकार दाईं ओर खुल रहा होगा। तो यहां पर ये इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे अनंत स्पर्शी से नीचे और दाईं ओर इस प्रकार से खुल रहा है। अब जैसे ये दाईं ओर खुला है ठीक वैसे ही ये बाईं ओर भी उसी प्रकार खुल रहा होगा। तो यहां पर ये बाईं ओर इस प्रकार से खुल रहा होगा, तो हमने यहां पर पता कर लिया है। अब इसे पहचानने का एक दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या देख सकते हैं कि यदि ये अतिपरवल है दाईं तथा बाईं ओर खुल रहा है तो इस स्थिति में जो x का मान है वह कभी भी 0 नहीं होगा। y का मान 0 हो सकता है, वे हम इस बिंदु पर देख सकते हैं y का मान 0 आ रहा होगा और यहां पर भी y का मान 0 आ रहा होगा। हो सकता है कि आपका जो शिक्षक है वह आपसे कहे कि वह बिंदु बताए जहां पर y 0 हो रहा है, तो हमें इस समीकरण में बस y बराबर 0 रख देना है, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि y का मान 0 हो सकता है, किंतु यहां पर x का मान 0 नहीं हो रहा है जब अतिपरवल है दाईं तथा बाईं ओर खुल रहा है। तो यदि हम इस समीकरण में देखें, इस वाले समीकरण में, और यहां पर x का मान मान लीजिए 0 रख दें हम, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस वर्गमूल माइनस b², और b² धनात्मक है तो माइनस b² ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, और यहां पर हम काल्पनिक संख्याओं यानी इमेजिनरी नंबर्स की तो बात कर नहीं रहे हैं, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता है, जो x है वो 0 आ ही नहीं सकता है। तो इसका अर्थ हो गया है कि यदि हम x बराबर 0 नहीं रख सकते हैं अतिपरवलय के समीकरण में, तो उस स्थिति में जो अतिपरवलय है वह दाईं तथा बाईं ओर खुल रहा होगा, और y बराबर 0 हम यहां पर रख सकते हैं। तो चलिए रख के देख लेते हैं। यदि हम यहां पर y बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 बराबर में वर्गमूल b² x² बटा a² और माइनस का b² है। चलिए प्लस माइनस भी ले लेते हैं। तो अब यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहां पर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और यहां पर जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b² x² बटा a² माइनस में b²। तो अब यदि हम दोनों तरफ b² जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर b² हो जाएगा बराबर में b² x² बटा a²। यदि हम b² से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में तो b² कट जाएगा, यानी जो x² का मान है वह a² के बराबर आ जाएगा, यानी जो x का मान है वह हमें मिल जाएगा प्लस माइनस a। इसका अर्थ है कि ये जो बिंदु है इनके निर्देशांक क्या हो गए, a,0, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -a,0। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि यदि x² बटा a² यह पद धनात्मक है तो उस स्थिति में जो अतिपरवलय है वह दाईं तथा बाईं ओर खुला हुआ आएगा, और यदि y² बटा b² यह पद धनात्मक है तो उस स्थिति में जो अतिपरवलय है वह ऊपर तथा नीचे की ओर खुला हुआ आएगा। तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। यहां से यदि हम y² बटा b² का मान लिखें, y² बटा b², इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 प्लस में x² बट्टा में a²। अब यहां से यदि हम b² गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में तो y² का मान किसके बराबर आएगा, b² प्लस में यहां पर b² x² बट्टा में a²। तो चलिए अब हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो जो y का मान है वह यहां से कितना बनने वाला है, प्लस माइनस वर्गमूल b² x² बट्टा a² और प्लस में b²। पुनः जब x अग्रसित कर रहा होगा प्लस माइनस अनंत की तरफ, तो इस स्थिति में जो y है सन्निकटन करके उसका जो मान है वह किसके बराबर आ जाएगा, यह बहुत अधिक पद बन जाएगा। इसमें जब b² जोड़ेंगे तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा ही हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो ये प्लस माइनस b बट्टा a गुणा में x बन जाएगा।
जो यहाँ पर हमने बात की थी, हमारी ये जो दो अनंत स्पर्शी आ रही हैं जिनके हम पहले ही समीकरण लिख चुके हैं, तो ये ही बन जाने वाली है। किंतु यदि हम बात करते हैं y के ठीक ठीक मान की, तो इस पद में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो इसका मान इससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए। यानी कि अब जो अतिपरवलय है वे हमारी अनंत स्पर्शियों के थोड़े ऊपर होगा। यानी जो अतिपरवलय है वह अब इस प्रकार से होगा, ऊपर की ओर खुला हुआ तथा नीचे की ओर खुला हुआ। तो अब अतिपरवलय कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर खुला हुआ और इसी प्रकार नीचे की ओर ऐसे खुला हुआ। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ऊपर तथा नीचे की ओर खुला हुआ अतिपरवलय है तो उसके लिए y का मान जो है वह शून्य नहीं हो सकता, x का मान जरूर शून्य हो सकता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि ये जो ऊपर तथा नीचे की ओर खुला हुआ अतिपरवलय है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय या वर्टिकल हाइपरबोला भी कहते हैं, उसके लिए क्या होगा, y का मान जो है वह जीरो नहीं हो सकता, किंतु x का मान जीरो हो सकता है। इसे हम हमारे शुरुआती समीकरण इससे भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, यदि हम x बराबर जीरो रख देते हैं तो यह पद शून्य हो जाएगा। यहां से वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आएगा, जहां से हम y का मान पता कर लेंगे। किंतु किसी भी स्थिति में यदि हम y बराबर जीरो रख देते हैं तो इस स्थिति में माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि जो एक्स स्क्वायर का मान है माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो x जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल माइनस ए स्क्वायर इस प्रकार से आएगा, और ए स्क्वायर तो धनात्मक है तो माइनस ए स्क्वायर ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, और हम काल्पनिक संख्याओं की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ये यहां पर असंभव हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ऊपर तथा नीचे की ओर खुला हुआ अतिपरवलय है, उसके लिए जो है x का मान यानी y का मान शून्य नहीं हो सकता, x का मान जरूर शून्य हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर a तथा b के पदों में बात की है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी असमंजस हो रही हो समझने में, किंतु घबराने की कोई बात नहीं है। अब आने वाली आगे की वीडियो में हम संख्याएं ले लेंगे a तथा b की जगह और विभिन्न प्रकार के अतिपरवलय बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।